सुपरपोजिशन का मीनिंग है दो वेव जब एक ही मीडियम में चल रही हैं तो मीडियम का एक पार्टिकल जो दोनों ही वेव पर फंस गया। जैसे मैंने ये वेव बना रखी है, एक रेड वाली वेव बनाई, तो ये पार्टिकल पर्टिकुलरली ये वाला पार्टिकल रेड वेव के साथ ऊपर जाने की कोशिश में है, y1 डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ केवल रेड वाली वेव होती तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो जाता y1। एक और दूसरी वेव चल रही है, ग्रीन वाली वेव चल रही है। अगर केवल ग्रीन वाली वेव चलती यहाँ तो ये पार्टिकल देखो ग्रीन वाली वेव पर भी अगर केवल ग्रीन वाली वेव होती तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता y2 ग्रीन वाली वेव के इन्फ्लुएंस में। लेकिन जब दोनों ही वेव चल रही हैं सेम मीडियम में तो ये वाला पार्टिकल रेड वाली वेव के पर भी है और यही पार्टिकल ग्रीन वाली वेव पर भी है, तो ये रेड वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट भी फॉलो कर रहा है और ग्रीन वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट भी फॉलो कर रहा है। कुल मिलाकर के इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, दोनों अलग अलग वेव्स ने जो डिस्प्लेसमेंट दिए हैं उन डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल नेट डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का। और एक्चुअली इस पॉइंट पर ना तो वेव फॉर्म दिखाई देगी रेड वाली, ना वेव फॉर्म दिखाई देगी ग्रीन वाली। ना तो रेड वाली वेव बनती हुई साफ साफ दिखाई देगी, ना ग्रीन वाली वेव बनती हुई साफ साफ दिखाई देगी, बल्कि यहाँ कुछ और ही पैटर्न बन जाएगा, उथल पुथल सी मच जाएगी। वो क्यों मच जाएगी उथल पुथल, कोई डिफरेंट पैटर्न क्यों बन जाएगा, क्योंकि इन पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है ना तो वो प्योरली रेड वाली वेव का है ना वो प्योरली ग्रीन वाली वेव का, वो कुछ और ही डिस्प्लेसमेंट है। ना 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 ना, हाँ बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। जब यहाँ उथल पुथल मचेगी तो कुछ मोमेंट के लिए, जब तक ये दोनों वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं, हो सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में ना रहे, कोई और मोशन आ जाए इसका, केवल तब तक जब ये एक दूसरे को इंटरफेयर कर। हो सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन बना रहे, डिपेंड करता है कि दोनों वेव एक दूसरे को किस तरीके से सुपर इम्पोज कर रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो वो उथल पुथल हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि वो एग्जैक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा वहां। ये तो हुआ सुपरपोजिशन, एक नॉर्मल सुपरपोजिशन। क्या कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिवन इंडिविजुअली बाय द सुपर इम्पोजिंग वेव्स। लेकिन इस सुपरपोजिशन में भी अगर दोनों वेव्स एक दूसरे के लाइन पर ही चल रही हैं, जैसे मैंने रेड वेव को यहाँ बनाया, रेड वेव किस लाइन पर चल रही है, इस लाइन पर चल रही है। ब्लू वेव को मैंने बनाया है, ब्लू वेव भी इसी लाइन पर चल रही है, दोनों के मोशन, लाइन ऑफ मोशन दोनों के सेम है। तब हम इस तरह के सुपरपोजिशन को बोलेंगे यंग्स सुपरपोजिशन। यंग सुपरपोजिशन सिंपल सी बात है, कब कहलाएगा, ये सुपरपोजिशन का एक स्पेशल केस हो गया जबकि दोनों सुपर इम्पोजिंग वेव एक ही लाइन पर चल रही होगी। हो सकता है दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हो सकता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, लेकिन उनका जो चलना है वो एक ही लाइन पर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपका एक ही लाइन पर चलने से क्या होगा कि चाहे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय द टू वेव्स इज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। इसी लाइन पर डिस्प्लेसमेंट है सेम डायरेक्शन में, इसी लाइन पर डिस्प्लेसमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में। द डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय इंडिविजुअल वेव इज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पर डिस्प्लेसमेंट है। और यहां क्या होगा, वेक्टर सम के बजाय अब ये एलजेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा। हालांकि अब भी ये वेक्टर सम ही है, लेकिन यहाँ cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ cos थीटा की वैल्यू -1 हो गई। वेक्टर सम ही है अब भी ये, लेकिन यहाँ दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा 0 हो गया, cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो cos 180 हो गया, cos 180 की वैल्यू -1 हो गई। तो यहां हम कहेंगे y1 प्लस y2, यहां कहेंगे या तो y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2। इसको भी कहा जाएगा एल्जेब्रिक सम। या दोनों एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ गए, यहाँ एक अपोजिट डायरेक्शन में था तो घट गया, है ये भी एल्जेब्रिक सम। ये भी एक्चुअली क्या है, y1 में आपने जोड़ दिया, -y2 को आपने जोड़ दिया। तो वेक्टर सम कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्जेब्रिक सम में। ओके, ये तो हुआ यंग सुपरपोजिशन।
अब इसका भी एक पर्टिकुलर केस देखो, यंग सुपरपोजिशन के लिए दोनों वेव सेम भी हो सकती हैं, दोनों वेव डिफरेंट भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने यहां बनाई है रेड वाली वेव की वेवलेंथ छोटी बनाई है मैंने जानबूझकर, और जो ये ब्लू वाली वेव है इसकी वेवलेंथ मैंने जानबूझकर बड़ी बनाई है। तो दोनों वेव अलग अलग है, ये अनआइडेंटिकल वेव्स हैं ये। लेकिन यंग सुपरपोजिशन में भी एक स्पेशल कंडीशन कि जब दोनों वेव एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, मतलब जितनी वेवलेंथ इसकी है रेड वाली वेव की उतनी ही वेवलेंथ है किसकी, ग्रीन वाली की। जब दो आइडेंटिकल वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर देंगी एक ही लाइन पर चलते हुए, तब हम इसे कहेंगे इंटरफेरेंस, तब हमें इंटरफेरेंस कहेंगे। समझ है? तो इंटरफेरेंस यंग सुपरपोजिशन का एक स्पेशल केस है। यंग सुपरपोजिशन कब है? जब दोनों वेव एक दूसरे के सेम लाइन पर चल रही हो। और इंटरफेरेंस कौन सा है? कि जब दोनों सुपर इम्पोजिंग वेव एक दूसरे के जैसी हो। बस डिफरेंस हो सकता है इनके एम्पलीट्यूड में। हो सकता है एक वेव का एम्पलीट्यूड ये रहा, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड छोटा है, एम्पलीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज दोनों की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम है। तब हम इस फिनोमिनन को बोलेंगे क्या? इस फिनोमिनन को बोलेंगे कि इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्चुअली इंटरफेरेंस की डेफिनेशन कुछ और है, अभी वो आ जाएगी डिस्कस। तो अब हम मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं किसकी? इंटरफेरेंस की। फिर से एक बार बना देता हूं, फिर से एक बार इंटरफेरेंस के लिए मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। दो वेव मैं बना रहा हूं और दोनों ही वेव एक दूसरे के आइडेंटिकल है, यानी कोशिश करूंगा कि इनकी वेवलेंथ मैं सेम रख पाऊं। ये मैंने दोनों की वेवलेंथ कोशिश करी है कि बिल्कुल एक जैसी बना पाऊं, लेकिन क्या डिफरेंस कर दिया? बस डिफरेंस है इनके एम्पलीट्यूड्स का, एम्पलीट्यूड्स का डिफरेंस है बस। जितनी वेवलेंथ इसकी है देखो, उतनी ही वेवलेंथ मैंने कोशिश करी है किसकी रखूं? ग्रीन वाली वेव की। अगर आप इस रेड वाली वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। तो इस ग्रीन वाली वेव का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी। ना ना ना, कुछ और भी होगा, ध्यान से देखो। फेस सेम नहीं है इनका, इनका फेस सेम नहीं है। जिस समय जिस मोमेंट पर रेड वाली वेव का रेव अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पर है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है, उस टाइम तो ग्रीन वाली तो नहीं है, तो इनका फेस डिफरेंस है। अगर हमने फेस लिया है इसका a1 साइन ओमेगा टी, तो इसका फेस डिफरेंस, इसका फेस क्या होगा? ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव, या तो थोड़ा बहुत आगे चल रही है या थोड़ा बहुत पीछे चल रही है। तो मैं इसको फाइव लिख देता हूँ, प्लस फाइव, माइनस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो सुपर इम्पोजिंग वेव्स आपकी कौन सी हुई? पहली वेव हुई y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, दूसरी वेव क्या हुई? y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो किसी भी मोमेंट पर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2।
इसको मैं साइन एक्स प्लस वाई से ओपन कर दूं। बायो के कौन कौन है, कौन कौन है बायो के, रेज योर हैंड्स। कौन कौन है बायो में, एक बस। हाँ हाँ इस टाइम तो एक ही है अब। देखो ये फॉर्मूला तो आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो पढ़ा हुआ है ना। तो इस जैसे एक फॉर्मूला और है जो 11th क्लास की मैथमेटिक्स में है लेकिन बायो में है तो आपने पढ़ा नहीं है। क्या है, साइन एक्स प्लस वाई, मतलब थीटा की जगह एक्स प्लस वाई है, इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ये सोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल भी आपको दे दूं, देखो जैसे आपने लिखा साइन कॉस 60 साइन 30, प्रूव भी कर दें इसे। देखो साइन 60 की वैल्यू आप बताओ, बायो बच्चे वाले बताओ, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 कितना होता है, साइन कॉस 60 कितना होता है, और साइन 30 कितना होता है, 3/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, 4/4 यानी 1। और इधर से मैं लूं साइन 60 प्लस 30 मतलब कितना, तो अब मैं इसे ओपन कर रहा हूं साइन एक्स प्लस वाई से, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 साइन ओमेगा टी, सॉरी a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। इन दोनों में से मैं साइन ओमेगा टी कॉमन ले रहा हूं, साइन ओमेगा टी a1 प्लस a2 कॉस फाई प्लस a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी, हालांकि मल्टीप्लिकेशन में लेकिन फिर भी मैंने ब्रैकेट बना लिया जबरदस्ती। ये है आपका y। ठीक है जी। अब ये एक अलग मैथमेटिक्स है, क्या है, इफ a1 प्लस a2 कॉस फाई को हम a कॉस थीटा लिख लें, देन a2 साइन फाई हो जाएगा a साइन थीटा। अब ये कैसे हो जाता है, इसकी अलग मैथमेटिक्स है, उसे हम फिजिक्स में करते नहीं है। ट्राइंगल बना के आप चाहो तो प्रूव कर भी सकते हो, उसे प्रूव करने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ। एक बच्चा जिसकी मैं अक्सर तारीफ करते रहता हूँ, खजूरी का, निशांत, नहीं क्या नाम था, शशांक, शशांक और यशांक भाई थे ना दो, शशांक त्यागी, स्विट्जरलैंड में इस टाइम, डीआरडीओ छोड़कर, डीआरडीओ से रिजाइन देगा स्विट्जरलैंड में इस टाइम, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। तो जब मैंने उसे ये कहा कि उस कनाडा सर इसे प्रूव करके दिखाओ, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई कर लेना, हो सकता अगर नहीं हुआ। अगले दिन उसने मुझे खुद ला करके दिखाया, मैं सर देखना चाहिए, मैंने कहा ठीक। अपने आप उसने अगले दिन मुझे ये बात ये पूरा प्रूव करके ला के दिखाया, चैन नहीं पड़ी उसे कि सर आपने कह तो दिया, ऐसे कैसे मान लें हम, आपने कह दिया कि ये a1 प्लस a2 कॉस थीटा को ले लो a कॉस थीटा, ऐसे कैसे ले लें, चैन नहीं पड़ी उसे। अगले दिन प्रूव करके ला के दिखा दिया, मैंने नहीं करा तो खुद उसने कर दिया। तो इस पूरे को लिखा हमने a cos थीटा, तो अब ये बना, बोलो, a sin ओमेगा टी cos थीटा, इसको मैंने क्या लिखा, a sin थीटा, तो ये बना a cos ओमेगा टी sin थीटा। इसमें से मैंने कॉमन लिया a, तो बना sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी
साइन थीटा, तो y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन, ये खुद पूरी की पूरी इक्वेशन क्या है? ये पूरी की पूरी इक्वेशन एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन यही तो है। ठीक है, लेकिन एक चेंज आ गया इसके अंदर, एक चेंज आ गया। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड बदल गया। एम्पलीट्यूड ना तो A1 रहा ना A2 रहा, बल्कि एक नया एम्पलीट्यूड हो गया A। कितना हो गया एम्पलीट्यूड? A हो गया। अब A कैसे फाइंड करें? A फाइंड करने का तरीका यहां से हैगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। टू फाइंड A, स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखो जरा ध्यान से, यहां से आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इससे आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइड तो मैं लिख ही रहा हूं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी साइड से इस पूरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्या? A1 प्लस A2 कॉस फाइव होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाइव होल स्क्वायर। इसमें से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो बचा ए स्क्वायर। इसे ओपन करें, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाइव प्लस ये वाला A2 साइन स्क्वायर फाइव। A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब देखना ध्यान से, A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। इसमें से A2 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो बचेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, 1 हो जाएगा। अब क्या बचा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2, तो A इज इक्वल टू बना स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाइव। ये पूरा का पूरा आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाले से। अब यहां इस इक्वेशन से कुछ खास बात निकल कर आ रही है। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, किसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है? ये एम्पलीट्यूड है उस एक वेव का जो वेव नई बनी दोनों वेव्स के सुपर इम्पोजिशन से। दोनों वेव्स का सुपर पोजिशन हुआ यहाँ, सेम मीडियम में सेम लाइन पर चल रही थी, तो ना दिखाई देगी ये, ना दिखाई देगी, ना दिखाई देगी ब्लू वाली रेड वाली, ना ग्रीन वाली, बल्कि दोनों के सुपर पोजिशन से एक नई तरह की वेव दिखाई देगी, एक नई सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव दिखाई देगी। और जो वो नई वेव दिखाई देगी उसका एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ सुपर इम्पोजिंग वेव्स पर। पहली बात किस पर डिपेंड करता है? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है कि सुपर इम्पोजिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड कितना कितना है, A1 A2। और साथ में डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? क्या है ये फाई? ये फेस डिफरेंस है। डिपेंड करता है कि दोनों वेव एक दूसरे के साथ कितने फेस डिफरेंस पर सुपर इम्पोज कर रही है। नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिपेंड करता है A1 और A2 पर भी कि कितने कितने एम्पलीट्यूड्स हैं सुपर इम्पोजिंग वेव्स के, और डिपेंड करता है इस बात पर कि दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ कितने फेस डिफरेंस से सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, कैसे होगा?
इस cos फाई पर, इस फाई पर फेज डिफरेंस के बेस पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम भी हो सकता है, इस फाई के बेस पर एम्पलीट्यूड मिनिमम भी हो सकता है। कब होगा मिनिमम और कब होगा मैक्सिमम? चलो मैं एक ही पेज पर करूंगा, अलग अलग कंपेयर भी करेंगे, क्योंकि उससे हम फिर नेट एम्पलीट्यूड निकल कर आया है a इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होने के लिए फॉर एम्पलीट्यूड a टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए? cos फाई मस्ट बी मैक्सिमम, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? +1। कब कब कब? व्हेन फाई, या तो देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है +1, इसके बाद cos 0 की वैल्यू +1 कब आती है? 90 पर तो नहीं आता, cos 90 0 होता है, 360 पर आती है। फाई की वैल्यू या तो 0 हो या 360, मतलब 2 पाई रेडियन। फिर अगली बार 3 पाई पे नहीं, 4 पाई या फिर 6 पाई एंड सो ऑन। नहीं, फेस डिफरेंस तो 0 है, ये रहा सेम फेस में सुपर इम्पोज करेंगे आप। फेस डिफरेंस तो है, लेकिन फेस डिफरेंस ऐसा पड़ गया कि सेम फेस में सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो फाई की वैल्यू हो गई n इंटू 2 पाई, जहां n कितना है? 0 1 2 एंड सो ऑन। जब यहां n की वैल्यू आप रखोगे 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में cos 0 की वैल्यू +1, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। जब आप यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, cos 2 पाई की वैल्यू फिर से +1। तो मैक्सिमम होगा कितना? मैक्सिमम कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, और cos फाई कितना हो गया? +1। cos फाई +1 हो गया, चाहे वो 0 पर हुआ हो, 2 पाई पे हुआ हो, 4 पाई पे, 6 पाई पे, कैसे भी हुआ हो। तो a मैक्सिमम कितना बना? a1 प्लस a2 बना। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? दोनों एम्पलीट्यूड्स के सम के इक्वल, दोनों एम्पलीट्यूड्स के सम के इक्वल। अब कब होगा ये कब होगा? जब आपका फेज डिफरेंस पाई हो। अच्छा चलो इसे बाद में बनाऊंगा। दो वेव्स बना रहा हूं, फिर से वही वाली वेव्स बना रहा हूं। देखो, रेड और ग्रीन वेव्स मैं बना रहा हूं, और वो कंडीशन जबकि दोनों एक दूसरे के साथ सेम फेस में मिल रही है। कैसे मिल रही है सेम फेस में? देखना जरा ध्यान से। मैंने ये बनाई रेड वाली वेव, और सेम फेस का मतलब है कि जहां रेड वाली वेव का क्रेस्ट पड़ रहा है वहां दूसरी वेव का भी क्रेस्ट ही पड़े, जहां पहली वेव का ट्रफ पड़ रहा है वहां दूसरी वेव का भी ट्रफ पड़े। तो अब ये सेम फेस में है, भले ही वो फेस डिफरेंस 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो। अब देखना जरा ध्यान से देखना, पहली वेव ने डिस्प्लेसमेंट दिया इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a1, दूसरी वेव ने पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट दिया कितना? a2, और दोनों बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहां तक पहुंच जाएगा, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट यहां पहुंच जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहां पहुंच जाएगा। तो अब न आपको दिखाई देगी ग्रीन वेव, ना आपको दिखाई देगी रेड वेव, बल्कि इन दोनों के इन्फ्लुएंस से, इन दोनों के सुपरपोजिशन से एक नई वेव दिखाई देगी। कौन सी वेव दिखाई देगी? ब्लैक वाली। क्योंकि पार्टिकल को दोनों वेव की बात माननी है, पार्टिकल को दोनों ही की वेव की बात माननी है, और दोनों ही वेव ने पार्टिकल को सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया। तो अब एक नई वेव बन गई, इन दोनों के सुपरपोजिशन से क्या बन गई?
एक नई वेव बन गई। ना ग्रीन वाली दिखाई देगी ना रेड वाली दिखाई देगी, बल्कि कौन सी वेव दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। दोनों वेव के सुपरपोजिशन से एक नई वेव बन गई, जिसका कि एम्पलीट्यूड कितना है? ये इसका ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड, यहां से यहां तक का जो पूरा एम्पलीट्यूड है, जिसे हमने कैपिटल ए लिखा है, कितना बनेगा? A1 + A2। ये कंडीशन हुई एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए। और कितना मैक्सिमम होगा एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा A1 + A2। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने का मतलब, सेम फेस में मिलने का मतलब, ना तो ये वेव दिखाई दे रही ना रेड वाली दिखाई देगी आपको, जिस मीडियम में चल रही है। बाय द वे, अगर वेव आपको दिखाई दे सके तो उस समय ना रेड वाली दिखाई देगी ना ग्रीन वाली दिखाई देगी, बल्कि दोनों के इन्फ्लुएंस से, दोनों के मिलने से एक नई वेव बनेगी, ब्लैक वाली, ये दिखाई देगी आपको। ये इंटरफेरेंस है, ये है इसका मीनिंग, ये है इंटरफेरेंस का मीनिंग, कि दो वेव्स के सुपरपोजिशन से एक नई वेव बन गई। न पहले वाली रही ना दूसरी वाली रही, दोनों के मिलने से एक नई वेव बन गई। वही नई वेव जिस वेव की इक्वेशन है y = a sin ωt + थीटा। मतलब कौन सी? देखो चलो 2021 का नया वर्जन, थोड़ी सी एक बात इसके अंदर और लिख देता हूं जो आज तक मैंने कभी नहीं लिखी थी, कभी नहीं लिखी थी। ये रेड वाली वेव कौन सी? नीचे लिख देता हूं। रेड वाली वेव कौन सी? y1 = a1 sin ωt। और ये कौन सी है? y2 = a2 sin ओमेगा। ना ना ना, यहां तो फाई की वैल्यू स्पेसिफिक हो गई, यहां फाई की वैल्यू स्पेसिफिक हो गई है, हम वैल्यू कुछ भी नहीं ले सकते। यहां फाई की वैल्यू स्पेसिफिकली या तो 0 है या 2 पाई है या 4 पाई है या 6 पाई है। तो ओमेगा टी प्लस n इंटू 2 पाई। क्या बात है! 2001 में नया आइडिया आया, नहीं 21 में। और ये जो बनी है, ये वाली कौन सी बनी है? ये बनी है y = a sin ωt + थीटा। तो अगर इस कंडीशन में दो वेव्स आपस में मिल रही हैं तो हमें तो सिर्फ एक ही वेव दिखाई देगी मीडियम में। कौन सी वेव दिखाई देगी? जिसकी इक्वेशन है y = a sin ωt + थीटा। ठीक है, यहां भी थीटा की वैल्यू स्पेसिफिक होनी चाहिए थी इसके हिसाब से, कोई बात नहीं। अब ये तो था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए। अब एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा? एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा? मैं यही साइड बाय साइड कर देता हूं इसको। फॉर एम्पलीट्यूड A टू बी मिनिमम, cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मिनिमम। और कितनी है वो? -1। कब? फाई की वैल्यू या तो 180 हो या फिर पूरा एक सर्किल लेने के बाद एक बार, और फिर पूरा एक सर्किल लेने के बाद फिर एक, एंड सो ऑन। मतलब फाई की वैल्यू होनी चाहिए 2n-1 पाई। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि यहाँ n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होनी, यहाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी है, क्योंकि 0 तो पहले आ चुका, कहां पर आ चुका? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में आ चुका। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 5 एंड सो ऑन। तो कितना होगा मिनिमम एम्पलीट्यूड? मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये कितना हो गया? -1 हो गया। तो a मिनिमम कितना बना आपका? या तो a1 माइनस a2 बना, या बना आपका a2 माइनस a1, क्योंकि ये a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर भी यही बनेगा और a2 माइनस a1 का भी बनेगा ये। मतलब जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो दोनों एम्पलीट्यूड्स के डिफरेंस के इक्वल है। मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना है? दोनों वेव्स के जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनके डिफरेंस के इक्वल है। अब जरा देखें आगे,
इसका मतलब क्या हुआ, इस डायग्राम में अगर हम इस डायग्राम को ही बनाएं तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, फिर से मैं दो वेव्स बना रहा हूं, और आइडेंटिकल वेव बना रहा हूं, आइडेंटिकल इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड में डिफरेंट। ठीक है जी, ये मैंने रेड वेव बनाई, और ग्रीन वेव कौन से फेस में मिलेंगी, ये अपोजिट फेस। इसका मतलब जहां एक वेव का पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, दूसरी वेव का वहां नेगेटिव एम्पलीट्यूड आएगा। मतलब क्या हुआ कि एक वेव ने तो डिस्प्लेसमेंट दिया मैक्सिमम a1 एक डायरेक्शन में, लेकिन दूसरी वेव ने डिस्प्लेसमेंट दिया a2 लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो पार्टिकल कहां जाएगा, एक वेव ने दिया 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट, दूसरे वाले ने दिया 3 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, तो पार्टिकल कहां जाएगा भाई, 10 सेंटीमीटर ऊपर उठा, रेड वाली के कहने से 10 सेंटीमीटर ऊपर उठा, ग्रीन वाली कहने से 2-3 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, तो कुल मिलाकर कहां जाएगा, कुल मिलाकर अब आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ये वेव मिलेगी, ये वेव मिलेगी, ना तो ग्रीन वाली दिखाई देगी ना रेड वाली दिखाई देगी, बल्कि दोनों के मिलन से, दोनों के मिलने से एक नई वेव दिखाई देगी, जिसका की एम्पलीट्यूड ये वाला ए, कैपिटल ए कितना होगा, ये कैपिटल ए की वैल्यू होगी a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1, जो भी हमने रिप्रेजेंट कर रखा हो। करेक्ट, कौन बोला ये, मास्क लगे हुए कौन बोला आप में से, बिल्कुल यही बात अगली जो है हमारी समझने की है, कि इत्तेफाक से अगर इस केस में एम्पलीट्यूड इक्वल हो गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट नेट एम्पलीट्यूड जीरो, मतलब वेव ही नहीं बचेगी, वेव बचेगी ही नहीं मीडियम के अंदर। और यही प्रॉपर्टी वेव की ऐसी प्रॉपर्टी है जो जिससे पूरी दुनिया की कई समस्याएं हल हो गई। एक समस्या थी 12th क्लास में, बताऊंगा वो क्या समस्या थी, वो इस प्रॉपर्टी से हल हो गई। मतलब क्या हुआ, एक मीडियम में दो वेव, दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, दो वेव एक ही मीडियम में चल रही, दोनों वेव ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, बाय द वे दोनों के एम्पलीट्यूड अगर सेम हो तो। बहरहाल ये तो कंडीशन, उसके अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे डिटेल। इसको भी वही बात है कि रेड वाली वेव मैं कैसे लिखूंगा, रेड वाली वेव कितनी है, ये y1 इज इक्वल टू कितनी है, ये a1 साइन ओमेगा टी, तो ग्रीन वाली वेव कौन सी है, ग्रीन वाली है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस बोलो 2n माइनस 1 पाई। और अब दोनों के रिजल्टेंट से ये a बनी कितनी, y इज इक्वल टू कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, दोनों वेव के मिलने से एक नई वेव बन गई। तो अभी जो आपकी समस्या आ रही थी, अभी किसी ने पूछा था कि दोनों वेव के इन्फ्लुएंस से जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा या नहीं करेगा। ध्यान से देखो, दोनों वेव के मिलने से एक नई वेव बनी, और ये जो नई वेव बन रही है ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ही है। इसका मतलब मीडियम के पार्टिकल यहां सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करेंगे, लेकिन अब डिफरेंस क्या आ गया कि अब उनका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, बड़े बड़े एम्पलीट्यूड पर, लंबे एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करेंगे। यहां इस केस में क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम हो गया, छोटे एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करेंगे। ना तो वो एम्पलीट्यूड a1 पहली वाली इक्वेशन रेड वाली के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, ना वो ग्रीन वाली के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, बल्कि नया एम्पलीट्यूड कितना होगा, दोनों के डिफरेंस के एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल। ठीक है, अच्छा किसी भी यही है इंटरफेरेंस, नई वेव बन जाना, लेकिन डेफिनेशन इसकी कुछ और है। देखो अभी डेफिनेशन निकल कर आ रही है, यहां एम्पलीट्यूड बढ़ गया, यहां एम्पलीट्यूड घट गया, है ना,
एक झूला डला हुआ है, आपका साथी यहाँ झूले पर बैठा हुआ है, आप अगर हल्की सी एनर्जी देंगे, अपनी एनर्जी थोड़ी सी खर्च करेंगे, हल्का सा इसे पुश करेंगे, तो एक छोटे एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करेगा। इसे मजा नहीं आ रहा, इसने कहा क्या कर रहा है, देवीराज छोटे तकड़े तकड़े छोटे दे। अच्छा, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सीधी सीधी सी बात है, किसी भी वेव की एनर्जी प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के, और एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल नहीं है, एक्चुअली एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये डेरिवेशन आपके सिलेबस के बाहर है, स्कोप के बाहर है फिलहाल हमारे। देखना तो जरा, जब ये सुपरपोजिशन हुआ सेम फेस वाला, तो यहां तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई ना। जब ये वाला सुपरपोजिशन हुआ अपोजिट फेस में, तो एम्पलीट्यूड घट गया, एम्पलीट्यूड घट गया तो एनर्जी घट गई, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो फिर हम कहेंगे आई मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और मैंने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगा दिया के दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। यहां मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, आई मिनिमम कितनी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ए मिनिमम, मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आई मिनिमम कितनी हो गई, आई मिनिमम के इज इक्वल टू a1 माइनस a2। मैंने माइनस को थोड़ा सा स्टाइलिश बना दिया, जब ये लहर सी बना दी जाए ना माइनस की जगह, तो इसका मीनिंग होता है कि अगर a1 बड़ा है तो a1 में से a2 सेपरेट कर दो, और अगर a2 बड़ा है तो इसे पढ़ो a2 माइनस a1, पॉजिटिव डिफरेंस, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिफरेंस। तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, समझिए बात। इंटेंसिटी का बढ़ जाना या इंटेंसिटी का घट जाना है क्यों, कोई मुझे बता सकता है यहाँ, कि कहीं तो इंटेंसिटी बढ़ गई, कहीं इंटेंसिटी, कभी इंटेंसिटी बढ़ गई, कभी इंटेंसिटी घट गई। तो इंटेंसिटी का घटना या बढ़ना है क्यों, आंसर यही लिखा हुआ है एज यूजुअल। बस बिल्कुल सीधी बात है, डिपेंड कर रहा है कि दोनों वेव कितने फेज डिफरेंस पर सुपर इंपोज कर रही हैं, कितने। अगर 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई फेज डिफरेंस पर सुपर इंपोज कर रही है तो वहां इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर पाई 3 पाई 5 पाई पर सुपर इंपोज कर रही है एक दूसरे को तो इंटेंसिटी घट जाएगी। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम, वो किताबों में नहीं मिलेगा। मिलेगा अगर आप कम से कम 10 किताबें मिलेंगे पढ़ेंगे तब जाकर ये चीज मिलेगी। और वो 10 किताबें 20 किताबें आपके सामने खड़ी है ना, देखना। इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मिनिमम के लिए क्या कंडीशन है, मैं दो कंडीशन बना लेता हूं, दो कंडीशन बना लेता हूं। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मुझे ग्रीन पेन से लिखना था, ठीक है। इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए फेज डिफरेंस कितना कितना चाहिए भाई, फेज डिफरेंस चाहिए या तो 0 चाहिए, या 2 पाई चाहिए, या 4 पाई चाहिए, या 6 पाई चाहिए, है ना। कुल मिलाकर के कितना चाहिए आपको, n इंटू 2 पाई।
पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? या तो जीरो हो, याद करो पाथ डिफरेंस का एक फॉर्मूला था, फास्ट फेज डिफरेंस डी फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डीएक्स। ये पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है ना? तो इस फॉर्मूले से अगर पाथ डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? वो या तो जीरो आएगा या आएगा लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, मतलब n लैम्डा। इंटेंसिटी मिनिमम होने के लिए फेज डिफरेंस कितना हो? पाई, मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 2n1 माइनस 2 लैम्डा। इस फेज डिफरेंस को आप क्या कहेंगे? इस फेज डिफरेंस को आप कहेंगे, इस फेज डिफरेंस को कहा जाएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इसे क्या कहा जाएगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इसे क्या कहा जाएगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल। इसे क्या कहा जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। मतलब जब भी फेज डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है तो सीधी बात है इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। जब जब फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो एम्पलीट्यूड मिनिमम जाएगा, एम्पलीट्यूड मिनिमम जाएगा और इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी है। अब ध्यान से देखना, इंटेंसिटी मैक्सिमम जहां ये कंडीशन बन जाए, इनमें से कोई भी एक कंडीशन बन जाए, एक्चुअली दोनों ही कंडीशन एक साथ बनती हैं, या तो फेज डिफरेंस आ जाता है या पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस आ जाता है। ध्यान रखना, बेसिकली इंटेंसिटी मैक्सिमम या मिनिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम या मिनिमम होने का बेसिक रीजन है फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस, इस फेस डिफरेंस के पीछे कॉज पाथ डिफरेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस फेज डिफरेंस 2 पाई होने के पीछे वन ऑफ द कॉज इज पाथ डिफरेंस लैम्डा, या किसी और कारण से अगर फेज डिफरेंस 2 पाई आ गया तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात को। फेज डिफरेंस 2 पाई होने का मीनिंग होता है पाथ डिफरेंस लैम्डा होना। पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो फेज डिफरेंस अपने आप 2 पाई हो जाएगा, लेकिन पाथ डिफरेंस लैम्डा हुए बगैर भी फेज डिफरेंस 2 पाई आ सकता है। लेकिन जब भी फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आएगा, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई आएगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, इस इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाने को हम कहते हैं, मैं बल्कि यहां लिखूंगा इसे ऊपर। देखो यहां हमने इस कॉलम में किया इंटेंसिटी मैक्सिमम होना, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना, उसके बराबर में किया मैंने यहाँ। तो ये जो हमने पूरा का पूरा फिनोमिनन किया इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाना, इस पूरे फिनोमिनन को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? और जहां एम्पलीट्यूड मिनिमम हो गया, इंटेंसिटी मिनिमम हो गई, इस पूरे फिनोमिनन को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा। समझिए इतनी बात, फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा, फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है ये आपके सामने, सिंपलेस्ट वे में। एक्चुअल में क्या होता है वो डायग्राम से आपको रिप्रेजेंटेड है, मैथमेटिकली क्या होता है वो
कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने है। होता क्यों है, ये कॉज पूरा आपके सामने है। जहां ये कंडीशंस बनेंगी हम कहेंगे मैक्सिमा बन रहा है। क्या कहेंगे? जहां ये कंडीशन बनेगी, एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, हम कहेंगे मिनिमा बन रहा है। या क्या बन रहा है? मिनिमा बन रहा है। अब देखना जरा ध्यान से, मिनिमा मैक्सिमा क्या है? क्या है? चलो, ये मैं ये चीज बताने वाला था, मिनिमा मैक्सिमा है क्या। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एक एग्जाम्पल है। हालांकि आजकल तो ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि चेंजेस हो गए हैं, लाइफ के पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज हो चुके हैं। 1 घंटे की वीडियो बन गई आज तो। शायद आप में से किसी के घर आज भी, क्योंकि आप सबके घर बड़े बड़े होंगे, मेरा तो घर बहुत छोटा सा है, छोटे छोटे से कमरे हैं वहाँ। किसी के घर में बड़ा सा हॉल या बड़ा बड़ा सा, जिसे अक्सर कहते हैं हम बैठक, है ना, और इंग्लिश में हो सकता है आप में से किसी के यहाँ हो बड़ा सा। अगर किसी के यहाँ ऐसा बड़ा सा हॉल है और बाय द वे वहां उसमें एक टीवी या कोई साउंड सिस्टम रखा हुआ है एक साइड में, शायद आप में से किसी के घर हो ऐसा। तो आप इस चीज को एक्सपीरियंस करके देखना, जब यहाँ कोई ना हो, हॉल में आप अकेले हो, टीवी आप चला लीजिए, कभी यहां बैठिए, 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 कभी यहां बैठिए। सर्टेनली आपको इनमें से कहीं एक लोकेशन ऐसी दिखाई दे जाएगी, ऐसी मिलेगी जहां बैठकर टीवी की आवाज बहुत स्ट्रॉन्ग तेज सुनाई दे रही है। कंट्रास्ट में कहीं ना कहीं कोई लोकेशन आपको ऐसी मिल जाएगी कि आपने टीवी में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, इसकी वॉल्यूम में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, लेकिन आपको यहाँ बहुत धीमी आवाज सुनाई दे रही, बहुत लो वॉल्यूम सुनाई दे रही। सुन लो ध्यान से, समझ लो क्या है। वही टीवी है, वही साउंड सिस्टम है, वही अपनी जगह रखा हुआ है, आप इसमें वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर बड़ा बड़ा हॉल होना चाहिए ये, और प्लस इसकी दीवारों पर कर्टेन्स ना हो और साफ सुथरी सीधी दीवारें हो, डिजाइनदार नहीं, सीधी दीवारें हो, डिजाइनदार नहीं, प्लस इसमें सामान भी ना हो बहुत ज्यादा, मतलब खाली खाली हॉल की बात कर रहा हूं मैं, इको तो नहीं। तो यहां अगर आप बैठकर देखेंगे, जगह जगह पोजीशन अपनी बदल कर देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी एक आध लोकेशन मिल जाएगी जहां काफी तेज साउंड सुनाई दे रही है, और कहीं ना कहीं एक आध लोकेशन पूरे हॉल में ऐसी मिल जाएगी जहां आपको कम सुनाई दे रही। ऐसा भी कभी पॉसिबल है कि आप कोई एक प्रोग्राम देख रहे हैं, फैमिली मेंबर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं आपके हॉल में, यहाँ आगे पीछे इधर उधर, कोई इनमें से कहता है अरे इतनी तेज आवाज क्यों कर रखी, कान के पर्दे फाड़े, जरा कम कर दो। दूसरा कहता है अरे ठीक तो है, सही तो आ रही है आवाज, इससे कम करो, सुनाई भी नहीं देने का। तो क्या रीजन है कि एक ही साउंड सिस्टम की दो अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग इंटेंसिटी है? ये है इंटरफेरेंस। कैसे होता है, कैसे इंटरफेरेंस होता है, ध्यान से समझना आप। ये आपका साउंड सिस्टम है, मैंने सिंपली एक स्पीकर बनाया और मैं यहां बैठा हूं। तो अब मुझ तक कम से कम 2 वेव्स पहुंचेंगी, 2 वेव्स नहीं, सैकड़ों वेव्स पहुंचती हैं, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ 2 वेव्स को ले रहा हूं। एक तो पहुंची डायरेक्ट, और एक वेव मेरे पास पहुंचेगी किसी दीवार से या छत से रिफ्लेक्ट होकर के। ये कौन सी हुई? रिफ्लेक्टेड। हालांकि बहुत सारी वेव्स पहुंचती हैं चारों तरफ की दीवारों से रिफ्लेक्ट होकर, छत से रिफ्लेक्ट होकर, बहुत सारी वेव्स पहुंचती हैं। सोर्स तो एक ही है, लेकिन मेरे पास 2 वेव्स पहुंच रही हैं। एक वेव को मुझ तक चलने के लिए कम रास्ता तय करना पड़ रहा है, दूसरी वाली वेव को मुझ तक पहुंचने के लिए ज्यादा रास्ता तय करना पड़ रहा है। देयर इज अ पाथ डिफरेंस।
इसका रास्ता, इसका पाथ छोटा है, इसका पाथ बड़ा हो गया, देयर इज अ पाथ डिफरेंस। अगर बाय द वे ऐसा हुआ कि मेरे और स्पीकर के डायरेक्ट डिस्टेंस है 5 लैम्डा, 5 वेवलेंथ के बराबर, जो साउंड निकल रही इसकी कोई ना कोई तो वेवलेंथ होगी, और ये जो चलकर आ रही है मेरे पास ये दूसरी रिफ्लेक्टेड होकर जो आ रही दीवार से या छत से, इसको चलना पड़ा 6 लैम्डा। कितना डिस्टेंस चल रहा है? 6 वेवलेंथ के बराबर, क्योंकि लंबा रास्ता तय करना। तो मुझ तक पहुंचने वाली दोनों वेव्स के बीच में कितना डिफरेंस आ गया, कितना पार्ट डिफरेंस आ गया? 1 लैम्डा। 1 लैम्डा पार्ट डिफरेंस होने का मतलब, 1 लैम्डा पार्ट डिफरेंस होने का मतलब फेज डिफरेंस 2 पाई। क्या हो गया? इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो मुझे इस पॉइंट पर सुनाई देगी आवाज तेज, क्योंकि यहां दोनों एम्पलीट्यूड, दोनों वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट कर गए। लेकिन मैं अगर किसी ऐसी लोकेशन पर पहुंचता हूं जहां ये पाथ डिफरेंस 1.5 वेवलेंथ के बराबर या 2.5 वेवलेंथ के बराबर या 3.5 वेवलेंथ के बराबर या आधा वेवलेंथ के बराबर है, तो फिर फेज डिफरेंस कितना होगा? या तो पाई होगा अगर आधा वेवलेंथ के बराबर का डिफरेंस आ रहा है, या 3 पाई होगा। मतलब इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। तो एक ही सोर्स है लेकिन दो अलग अलग लोकेशंस पर। सपोज मैं यहां बैठा हूं, यहां तो हो सकता है ये मिनिमम इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटेंसिटी वाली कंडीशन बन जाए, यहां मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली कंडीशन बन रही थी। तो एक ही हॉल में अलग अलग पॉइंट पर आपको अलग अलग इंटेंसिटी की आवाज सुनाई देगी। ये है इंटरफेरेंस। इस सेम भी हो सकती है, एक से ज्यादा लोकेशंस भी हो सकती है जहां आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिले, एक से ज्यादा लोकेशन हो सकती है जहां आपको इंटेंसिटी मिनिमम बने। सपोज हो सकता है ये लोकेशन है, यहाँ पहुंचने वाली वेव्स के बीच में 1.5 वेवलेंथ का डिफरेंस है, कहीं और यहाँ इस कोने में पहुंचने वाली वेवलेंथ के बीच में 2.5 वेवलेंथ का डिफरेंस है, तो भी मिनिमम बन जाएगा। मोर देन वन लोकेशन ऐसी हो सकती है जहां आपको साउंड स्ट्रॉन्ग सुनाई दे, मोर देन वन लोकेशन ऐसी हो सकती है जहां आपको साउंड बहुत कम सुनाई दे। दोनों ही क्या है? इंटरफेरेंस है। अब ध्यान से देखना, अब रियल डेफिनेशन आ रही है इंटरफेरेंस की। जो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, यहां से साउंड चली इस मीडियम में, कहीं तो इंटेंसिटी बढ़ गई, कहीं इंटेंसिटी घट गई। कहीं इंटेंसिटी बढ़ गई, जहां इंटेंसिटी बढ़ गई वहां ज्यादा एनर्जी, जहां इंटेंसिटी कम हो गई वहां कम एनर्जी। तो क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। किसके कारण हुआ? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ two waves, two waves traveling in the same medium along same straight line is called interference। है एक्चुअली सुपरपोजिशन ही है। यहां बढ़ गई इंटेंसिटी, यहां घट गई। जहां इंटेंसिटी बढ़ गई, जहां इंटेंसिटी बढ़ गई हम कहेंगे मैक्सिमम बन रहा है, जहां इंटेंसिटी घट गई हम कहेंगे। तो अब दो तरह का इंटरफेरेंस हो गया। एक इंटरफेरेंस तो वो हो गया जो इंटेंसिटी को बढ़ा दे, एक इंटरफेरेंस वो हो गया जो इंटेंसिटी को हटा दे। जब मैक्सिमा बनेगा तब हम कहेंगे यहां इंटरफेरेंस हो रहा है इंटेंसिटी बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां इंटेंसिटी घट रही है वहां इंटरफेरेंस वहां घटाया जा रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं। क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो तरह के इंटरफेरेंस हो गए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां? जब दो वेव एक दूसरे के साथ सेम फेस में मिले, सेम फेस में इंटरफेरेंस है। यहां पर, यहां इंटरफेरेंस कैसा है तो बोलो, सेम फेस में। यहां इंटरफेरेंस कैसा है? अपोजिट फेस में है। भले ही वो अपोजिट फेस पाई के कारण हो, 2 पाई 3 पाई के कारण हो, 5 पाई के कारण हो, लैम्डा बाई 2 के कारण हो, 3 लैम्डा बाई 2 के कारण हो, 5 लैम्डा बाई 2 के कारण, कॉज कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपोजिट फेस में है का। यहाँ यहाँ सेम फेस में मिल रही है, भले ही वो फेस डिफरेंस 0 हो या फेस डिफरेंस
2 पाई हो या 4 पाई हो, मिल कहाँ रही है, कैसे मिल रही है, सेम फेस में मिले। तो जब दो वेव एक दूसरे के साथ सेम फेस में मिले तो हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और वहां क्या बनेगा, जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ अपोजिट फेस में मिले एक दूसरे को तो हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वहां क्या बनेगा, मिनिमम। क्लियर है इतनी बात। और ये मिनिमम मैक्सिमम बनने से क्या हो गया, इस मिनिमम मैक्सिमम बनने से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया एनर्जी का, कहीं एनर्जी घट गई कहीं एनर्जी बढ़ गई। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी क्यों, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इस पूरे फिनोमेनन को क्या नाम दिया जाएगा, इंटरफेरेंस कहा जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अगर सिनेमा हॉल में ऐसा होने लगे तो किसी के तो सहन करना मुश्किल हो जाएगा, आवाज इतनी तेज, किसी को आवाज आने की नहीं है, तो वहां इंटरफेरेंस होने को रोका जाता है इंटेंशनली। कैसे रोका जाता है कि उसके जो साइड्स हैं वहां डिजाइन बनाए जाते हैं, कर्टेन्स डाल दिए जाते हैं, ताकि ये वाली जो वेव है बस उस डिजाइन पर, कर्टेन पर जाकर के एब्जॉर्ब हो जाए, रिफ्लेक्शन वहां रोक दिया जाता है। वहां कोशिश की जाती है कि हर ऑडियंस तक, हर पर्सन तक केवल स्पीकर्स की डायरेक्ट साउंड पहुंचे। प्लस वहां मल्टीपल स्पीकर्स लगाए जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत तेज वॉल्यूम का एक स्पीकर नहीं लगाया जाएगा, वहां जागरण जैसा एक बड़ा सा नहीं लगा दिया जाएगा सामने, वहां तो चारों तरफ लगे हुए हैं, सबकी इंटेंसिटी कम है, सभी को डायरेक्ट स्पीकर से मिलने वाली आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है।